मेरा नाम है दीपक नंदा। मैं आईआईटी खड़गपुर सेकेंड ईयर से हूँ, ईसीई ब्रांच। और मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा भुवनेश्वर से। तो मैं जेई एडवांस दिया था और मेरा रैंक है 848, और मेरा जेई मेंस का रैंक है मतलब परसेंटाइल है 99.891 परसेंटाइल, जो मैं जेई मेंस में अचीव किया था। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा एक ट्विन ब्रदर है जो कि मेडिकल में है। और फिर जेई के लिए मैंने प्रिपरेशन टेंथ में स्टार्ट किया था। टेंथ में स्टार्ट करने के बाद मैं पढ़ाई में ही कंसंट्रेट करता था। और फिर कोविड के टाइम भी ऑनलाइन क्लासेस के हेल्प से मैं जेई का प्रिपरेशन किया था। इसमें मेरा मेंटरशिप किया था मेरे फादर ने, और मेरा इमोशनल सपोर्ट मेरा भाई भी देता था। इसके वजह से मैं जेई के लिए बहुत अच्छा कर पाया, और मैं जेई में 848 रैंक लाया था। अब मैं आईआईटी खड़गपुर इसलिए चूज किया था क्योंकि जेई के टाइम में हमारा कोविड पैंडेमिक चल रहा था, जिसमें कि लॉकडाउन ज्यादा लग रहा था। तो मैं अपने घर के पास वाला कोई एक इंस्टीट्यूट ज्यादा देखना चाहता था, ताकि सेफ रहे और घर में कुछ प्रॉब्लम है तो वापस आ सके। इसलिए मैं आईआईटी खड़गपुर को चूज किया, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली के ऊपर। कंप्यूटर साइंस मेरा रैंक के हिसाब से, मतलब मुझे कंप्यूटर साइंस में अगर जाना होता तो मैं सोचा था सिर्फ अगर बॉम्बे या दिल्ली होगा तो ही जाऊंगा। नहीं तो मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हमारा उड़ीसा में कुछ कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड का नहीं पढ़ाते थे। तो मुझे आइडिया नहीं था कि कंप्यूटर साइंस में कैसे क्या करना है। तो मैं इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स चूज किया, क्योंकि मेरे फादर भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़े थे, इंजीनियरिंग। तो मुझे उसमें ज्यादा हेल्प होता था। मेरा मोटिवेशन एक्चुअली मेरा फादर साइड से है। मेरा पापा एक इंजीनियर थे, खुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स के। और उनके पापा मेरे ग्रैंडफादर वो भी एक इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियरिंग। वो भी आईआईटी खड़गपुर से ही थे। तो उन दोनों की वजह से मेरा मोटिवेशन था कि इंजीनियरिंग में जाऊं। जी देखिए, मेरा तो मैक्सिमम हेल्प मेरे पापा मम्मी ने किया। और फिर अगर पढ़ना होता था तो मैं मोटिवेशन लेता था मेरे भाई से, जो मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ता था। तो उसको देख के मुझे मोटिवेशन आता था। मेरे टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे, फ्रेंड्स के मदद से भी बहुत आइडियाज लिए थे। हम जनरली साथ में पढ़ते थे उड़ीसा में। जैसे हम चार पांच लोग थे जो एक साथ पढ़ते थे, और ये हम कोचिंग में ही पढ़ते थे। हम एक साथ पढ़ते थे, एक ही कोचिंग में वो पढ़ाते थे। पर सेल्फ स्टडी का भी था, क्योंकि हमारा जैसे 11th के बाद कोविड स्टार्ट हो गया। तो उसमें काफी टाइम हमें सेल्फ स्टडी में देना पड़ा। इंस्टीट्यूट का उसके बाद पूरा डिक्लाइन में गया। वो वापस कैचअप कर लिए, पर वो कोविड के टाइम में हमारा सेल्फ स्टडी की वजह से हुआ। ये जेई का प्रिपरेशन के लिए तो बहुत ज्यादा ही चैलेंज होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट आप जब टेंथ के कोर्स से हम जाते हैं जेई के कोर्स में, तो हम लेवल का डिफरेंस फेस करते हैं। ये लेवल ऑफ जेई इज वेरी मच हायर देन लेवल ऑफ टेंथ मैट्रिक बोर्ड। तो उसमें पहले कैचअप करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन एक बार कैचअप हो जाए तो उसके बाद लगता है हाँ अब हो सकता है। और अगर जेई का और एक चीज होता है, अगर आप प्रिपरेशन के एक भी स्टेज को मिस कर देते हैं तो आपको कैचअप करने में ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए पूरा सिस्टमेटिकली आपको देखना पड़ता है। पहले पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, उसके बाद मॉक टेस्ट करो, और फिर उसको देखो मॉक टेस्ट में आप कैसे कर रहे हो, और उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ। वैसे ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। हार्डवर्क ही सबसे इम्पोर्टेंट है जेई का प्रिपरेशन के लिए। एनसीईआरटी बुक में हम देख सकते हैं कि बेसिक
पहले आप अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी करना है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी में रह जाना है, उससे भी हाई आपको जाना पड़ेगा। तो आपका एक बार एनसीईआरटी हो जाए, हमने 2 या 3 महीने में एनसीईआरटी खत्म कर दिया था। 11th का, 12th के थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया ये पैंडेमिक के वजह से। तो हम कोर्स पहले एनसीईआरटी का खत्म कर देते थे, उसके बाद हाई जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, मॉक टेस्ट करते थे। तो बेसिक के लिए एनसीईआरटी चाहिए, उसके बाद लेकिन आपको हाई भी जाना पड़ेगा। जेई के लिए सबसे वैल्यूएबल केमिस्ट्री के लिए रहता है। मैथ्स और फिजिक्स में आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, तो वो एनसीईआरटी में इतना ज्यादा नहीं होता प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी फोकस करता है सब्जेक्टिव टाइप में, जबकि जेई मेनली मल्टीपल चॉइस होता है। तो उसके लिए आपको हायर लेवल जाना पड़ेगा मैथ्स और फिजिक्स में। पर केमिस्ट्री में आपको सीखना पड़ेगा कि ये कंपाउंड है, ये क्या है। वो आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने से भी काफी कुछ हो जाता है। एनसीईआरटी के अलावा अगर आपको देखना है तो जैसे फिजिक्स के लिए है एससी वर्मा, आप देख सकते हैं, एससी वर्मा देख सकते हैं। उसके बाद हाई जाना है तो कुछ कुछ कोचिंग का भी आप ले सकते हैं। आपका कोचिंग कोई भी हो, वहाँ का बुक फॉलो कर सकते हैं आप, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर भी बहुत अच्छा सोर्स है। प्रीवियस ईयर तो करना ही चाहिए वैसे, तो प्रीवियस ईयर कीजिए। और फिर अगर और भी करना है तो आप और भी कुछ कुछ आसपास के एग्जाम, जैसे केवीपीआई है, केवीपीआई ऐसे ऐसे, वो सब के लिए भी प्रिपरेशन का देख सकते हैं, उनका भी लेवल थोड़ा सिमिलर रहता है। फिजिक्स में आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स आप बोलते हैं कि बहुत ट्रिकी है, पर वो मेरा ही सबसे अच्छा होता था फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के हिसाब से। तो अगर फिजिक्स आपको करना है तो उसमें आपको सब सिलेबस के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे 11th में आपके लिए मैकेनिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th में आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फॉर्मूला हो जाए तो उसको खुद डराइव करना भी सीखना चाहिए उसमें, क्योंकि पता चल जाएगा जेई में ज्यादा होता है ट्रिकी क्वेश्चन। तो आपको खुद फॉर्मूला डराइव करना आना चाहिए, ताकि आप स्पेशल कंडीशंस के लिए भी उसको डराइव कर सकते हैं। वो ही मेन है, तो इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होता है, और खुद फॉर्मूला को देखना होता है कि कैसे हुआ है, उसको समझना होता है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगा तो फिजिक्स में कुछ नहीं होगा। अगर केमिस्ट्री को याद रखना है, उसमें तो सिर्फ याद रखने जैसे कंपाउंड है, फॉर्मूलाज है कि ये ऐड करो ये होगा हमारा, ये हम ऐसे करते थे, एक पेपर में लिखते थे और उसको चिपका देते थे हमारा दीवार के पीछे। तो उसको हम जब भी आते जाते थे देखते थे, उठते थे बेड से तो सामने जैसे होना चाहिए। हम तो वॉशरूम में भी लगा देते थे ताकि हम टॉयलेट में भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो वैसे काम करते थे उसमें, क्योंकि वैसा अगर नहीं करोगे तो याद नहीं रहता था। ऐसा होना चाहिए केमिस्ट्री की आपको देखने से ही याद आ जाए कि हाँ ये मैं यहाँ पे लिखा था, अरे ये ऐसा होगा, ठीक है, याद आ गया। मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस ही सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा है। आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, उसके बाद पता चलेगा अच्छा ये ऐसे होगा, उसके वैसा ही। लेकिन 5 6 और भी क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा हो गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। वैसे सब टॉपिक के लिए आपको 5 6 क्वेश्चन करना है, टोटल 500 600 क्वेश्चन मैथ का करना ही पड़ेगा। सबसे बेस्ट है आप मॉक टेस्ट दीजिए जेई का, उसमें ही आपको पता चल जाएगा अरे ये मैं भूल रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं पढ़ूंगा। कुछ कुछ टॉपिक हैं जो 11th के 12th में भी पढ़ाई में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा केमिस्ट्री में काफी रिलेशन है कि हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, अब ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक का थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है। फिर वो सब जो क्रिस्टलाइजेशन वो सब देखने के लिए भी इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब 11th 12th ज्यादा
केमिस्ट्री में रिलेटेड है। फिजिक्स और मैथ का अगर करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है मॉक टेस्ट ही देखना। उसमें आपको पता चल जाएगा, हाँ ये अभी पढ़ना पड़ेगा किससे। टाइम का एक्चुअली डिपेंडेंट है कि आप कौन सा कर रहे हैं, मतलब आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। आपको वो सब ज्यादा अपना देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप किसी का भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मेरा मैथ ज्यादा वीक था, तो मैं दिन में 8 घंटे उसमें ही देता था। फिजिक्स मेरा अच्छा था तो 2 घंटे में हो जाता था। केमिस्ट्री तो उसका तो जो बीच में पढ़ाई में ज्यादा देखना होता था, अरे ये यहाँ चिपकाया है, इसमें ये लिखा है, हाँ ये याद है कि नहीं। वो तो केमिस्ट्री के लिए ही सबसे कम टाइम चाहिए होता है। अगर आपका अच्छा ना ही हो, अच्छा भी हो, तो भी कम टाइम चाहिए होता है। फिजिक्स और मैथ्स में अगर देखना होगा तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा आपका अच्छा है या नहीं। मैं टोटल जैसे दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ता था नॉर्मली, नॉट काउंटिंग क्लासेस। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो मैं 4 4 घंटे मैथ्स और फिजिक्स को पहले दिया था। पर लास्ट में मेरा मैथ में ज्यादा टाइम मैं देने लगा, ताकि मैं उसको भी हेल्प कर सकूं उसको इम्प्रूव करने में। ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि इतना कितना पढ़ना होता है। तो मैं बोलता हूँ ये डिपेंड करता है आप पे। आपका कंसंट्रेशन 3 घंटे प्लस 3 घंटे रहना चाहिए। जेई में जैसा होता है हमारा पेपर, उसके हिसाब से। तो हमारा जेई का टाइम टोटल 6 घंटे हमको एग्जाम देना है, मतलब आप 6 घंटे तो मिनिमम पढ़ना चाहिए एक दिन में। उसके बाद आप ब्रेक लो, और अगर और भी आपको लगता है पढ़ना पढ़ सकते हो तो पढ़ो। हाँ, पर ये 6 घंटे में क्लासेस इंक्लूड नहीं है, ये आपको सेल्फ स्टडी में 6 घंटे देना है। फूड तो भाई मत लो, क्योंकि एक बार खाना अगर आप ज्यादा खाने लगोगे तो नींद ज्यादा लगेगी। तो नींद और खाना को थोड़ा देखिए, क्योंकि आपको अपना टाइम के हिसाब से करना है। 3 घंटा प्लस 3 घंटा हमारा एग्जाम होता है, तो हम उसी टाइम में ना खाते थे ना सोते थे, ताकि हमारा आदत बने रहे कि हमें एग्जाम में भूख या नींद ना लगे। और अगर आपको ज्यादा लगता है कि हाँ हो गया, तो आपको मिनिमम 3 घंटे तो एक साथ बैठना चाहिए, क्योंकि आपका एक सीटिंग 3 घंटे का होता है। अगर आपको बीच में लगता है कि अरे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा या वैसा, तो एग्जाम में भी वैसा होगा तो आपका कैसा होगा, मतलब टेस्ट थोड़ा ना अच्छा हो सकता है। तो 3 घंटे के बाद अगर आपको एंजॉय करना है तो म्यूजिक सुन सकते हैं, और या अगर कुछ करना है तो वॉकिंग के लिए जाने से सबसे बेस्ट होता है। मैं जब भी बोर होता था तो छत पे जाके घूमता था 2 3 राउंड, आ जाता था, फिर से पढ़ने बैठ जाता था। तो मेरे लिए तो वैसा ज्यादा है। टीवी मत देखिए, टीवी बहुत दिमाग खप जाता है, तो वो अच्छा नहीं होगा। मोटिवेशन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है अपने फ्रेंड्स। अगर आप अपने फ्रेंड्स को मोटिवेशन की तरह देखोगे तो वो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखोगे तो वो बहुत बुरा है। आप फ्रेंडली कंपटीशन कर सकते हैं, जैसे अच्छा इस बार मेरा इतना आया, तुम्हारा इतना आया, नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे ज्यादा लाके दिखाऊंगा। वैसे कंपटीशन एक मोटिवेशन का सोर्स है। अगर आपका अच्छा आ गया तो आप मोटिवेट, इस बार अच्छा हुआ, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करूंगा। सेकेंड मोटिवेशन सोर्स है आपके पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स ही आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ ये देखो तुम्हारा अच्छा हो रहा है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं जो भी हो। तो वो सेकेंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। और टीचर्स भी काफी मोटिवेट करते हैं, पर उसके लिए भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके फ्रेंड्स ही होते हैं। अगर आप फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन करेंगे तो ही आपका बहुत अच्छा होने का चांस है। अगर सेल्फ स्टडी करना है तो आपके लिए सबसे, क्योंकि जेई के लिए प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप कुछ फॉलो करें, बेसिक स्टेप। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे, कौन सा पार्ट आपके लिए अच्छा है कौन सा नहीं है।
तो बेसिक ये है कि पहले आप अपना बेसिक टॉपिक को क्लियर कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपका हो गया जल्दी से 1-2 महीने में, तो आपको उसमें ही मोटिवेशन आ जाएगा कि अरे वाह, मैं 1 साल का सिलेबस 2-3 महीने में कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आप जाएंगे थोड़ा हायर, आप बुक्स लाएंगे बाहर से, ऑनलाइन में देखेंगे, तो ऑनलाइन का चीज करिए और प्रीवियस ईयर खत्म कर दीजिए। जैसे आपका उस साल का जो जो टॉपिक है, जैसे 11th का, तो आप 11th का टॉपिक सिर्फ प्रीवियस ईयर से लीजिए और उसको करने का ट्राई कीजिए। नहीं हुआ तो आप फिर से उसको पढ़िए और ऑनलाइन कंटेंट देखिए, वीडियोस देखिए ऑनलाइन में, कुछ भी करके आप उसको समझने की ट्राई कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। एक बार आपका प्रीवियस ईयर होना लगेगा तो आपका मोटिवेशन उसमें ही बढ़ जाएगा कि अच्छा, मैं जेई का क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो उसमें ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सबसे बेस्ट टाइम है 10th के बाद। आप जब आपका मैट्रिक बोर्ड खत्म हो जाए उसके बाद स्टार्ट करना, क्योंकि हमारा जेई का सिलेबस स्टार्ट होता है 11th से। तो 11th में आप बोर्ड के लिए और जेई के लिए एक साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। पहले आप एनसीईआरटी खत्म कर रहे हैं तो बोर्ड के लिए हो गया, उसके बाद आप जेई में फोकस कीजिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम 10th है, मतलब 10th के बाद से 11th और 12th में है। 10th में आप क्योंकि फोकस कर रहे हैं अपना बोर्ड एग्जाम को ठीक करने, और उसका सिलेबस मैच नहीं करता जेई में, तो आप दो सिलेबस को एक साथ कवर करना ज्यादा मुश्किल रहेगा आपके लिए। मैं तो यही मानता हूँ। मेरे से सबसे बड़ी ये मिस्टेक हो गई थी कि मैं ऐसा कंसिडर करता था कि भाई, हमारे पास यहाँ 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो जेई में आते हैं। मैं कंसिडर किया कि भाई टॉपर तो 80% के आसपास रहता है, अगर मैं 2 सब्जेक्ट में कंसंट्रेट करूं तो, और उन दोनों को इतना इम्प्रूव कर दूं कि थर्ड मैटर ही ना करे, थर्ड में सिर्फ पास जैसा ही मार्क्स लाऊं, तो मैं सोचा था कि वैसा करूंगा, इसलिए मेरा मैथ्स काफी वीक हो गया। फिर बाद में मुझे पता चला ऐसा करना ज्यादा मुश्किल रहेगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा पूरा फुल मार्क्स के आसपास ले आओ और मैथ्स में जस्ट पास हो जाओ। तो वो ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपका जेई में 1-2 सवाल ऐसा भी आता है जो कि इतना टफ होता है कि कोई नहीं सॉल्व करता, ना टॉपर ना और कोई। तो वैसा सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल है, आप फुल मार्क नहीं ला सकते जेई में, ये आपको कंसिडर करना चाहिए पहले से। जेई में 3 पार्ट होते हैं, इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, और एक वेरी हार्ड क्वेश्चन भी 1-2 आ जाता है कभी कभी जो कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो आपको वो इजी और मीडियम को टारगेट करना है ताकि आपका बहुत अच्छा आ जाए। हार्ड और वेरी हार्ड को आप छोड़ भी देंगे, पूरा आप देखते ही छोड़ देंगे कि मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ये हार्ड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो आपका रैंक बहुत ज्यादा अच्छा आ जाएगा, अंडर 500 में आपका आराम से आ जाएगा अगर आप वैसा करते हैं। तो ये मेरा पहला मिस्टेक था। सेकंड मिस्टेक था जो जनरली रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा 11th के बाद पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो हमें लगा कि अरे इसके लिए क्या होगा, तो हम वहां पे थोड़ा ढीला हो गए थे, मतलब पढ़ाई हमारा रेट थोड़ा घट गया था। तो वो जनरली नेक्स्ट अगर पेंडेमिक आता है तो हम तो इस बार मतलब रेडी है कि ऑनलाइन में डायरेक्टली शिफ्ट हो जाए, अगर नेक्स्ट हमारा कुछ आए, जो कि ना आना चाहिए, पर अगर कुछ होता है तो हम अभी तो जानते हैं कि हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे शिफ्ट करना वो तो पता चल जाएगा। वो तो हमें नहीं पता था, वो हमारा सेकंड मिस्टेक था। मेरे हिसाब से ये दो मेजर मिस्टेक था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। डेली रूटीन बहुत लोगों का तो क्लासेस के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड रहता है। तो हमारा क्लास जैसे 10 बजे शुरू होता था, 2 बजे खत्म होता था, तो उसके हिसाब से हम सुबह उठते थे। तो अगर सुबह उठना होता है तो हम 7 बजे ही उठते थे, क्योंकि जेई का प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है नींद। अगर आप अच्छे से ना सोएंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा कि ये हम कर रहे हैं।
तो 8 घंटे तो मिनिमम होता है जेई में कि आप सोए अच्छे से। पर अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना भी होता है कि 10 से 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं। तो वो हमारा रूटीन के हिसाब से हम 7 बजे उठते थे। उसके बाद हमारा 10 बजे क्लास था, तो हम सुबह उठ के ब्रश व्रश करके 8 बजे तक बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। 8 से 9:30 के आसपास हम पढ़ते थे जो हमारा क्लास में पढ़ाया जाएगा, ताकि हमें पता लगे कि हाँ क्लास में ये पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ा समझ में जल्दी आए। ताकि सर भी जब पढ़ा रहे हैं तो आपको डाउट क्योंकि पूछना पड़ेगा तभी ना। तो इसलिए आपको पहले से थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, हाँ ये ऐसा चल रहा है कि ये सर आज ये पढ़ा रहे हैं, तो हाँ ये मैं मुझे थोड़ा आइडिया है। उसके बाद क्लास खत्म हुआ 2 बजे तो हम जाते थे घर। उसमें उसमें भी फिर से पढ़ते थे कि आज क्या पढ़ाया गया। 2-3 घंटे आपको वैसे देने से आपको जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो पूरा अच्छे से बेसिक फाउंडेशन उसका अच्छा सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको डेली 2-3 घंटा तो देना पड़ेगा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप आसान क्वेश्चन कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन के आसपास करना पड़ेगा। केमिस्ट्री का जैसे बहुत फास्ट होता है तो वो 150 या 200 क्वेश्चन एक दिन में ही आप कर सकते हैं। तो वैसा आपको टारगेट लेना है। एक बार आपका क्वेश्चन हो जाए तो आपको वो चेक करना है और उसका गलतियों को फिर से देखना है कि हाँ ये गलती हुआ मेरे से, क्यों हुआ, मैं देख रहा हूँ। अच्छा ये समझ में आया, ठीक है, ये सब नहीं समझ में आया, मैं पूछूंगा अपने टीचर से कि ये सर ये गलती क्यों हुआ। तो नेक्स्ट दिन के लिए आप ये सब डाउट के हिसाब से ले सकते हैं। ये आपका हो गया। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आप एक्स्ट्रा कुछ वीडियो लेक्चर या कुछ नेट से देख सकते हैं। ये ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर आप अच्छे से उस दिन का पढ़ रहे हो तो आपके लिए पूरा सिलेबस तो वैसे ही कंप्लीट कर देंगे वो। जैसे 11th में मैं जल्दी उठता था और रात को जल्दी सो जाता था। 12th में मेरा उल्टा था, मैं लेट उल्टा था, उठता था और रात में लेट सोता था। जब पर एक बात है, अगर दो इनमें में से कोई भी आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज देखना है कि आप आफ्टरनून में बिल्कुल भी ना नींद आए। क्योंकि अगर आफ्टरनून में आपको नींद आ रहा है मतलब आपको एग्जाम में भी नींद आएगा, क्योंकि एग्जाम तो आफ्टरनून में ही है। आपका जो टाइम होता है 10 से 1 और फिर 2 से 5, आपको उस टाइम में बिल्कुल भी नींद नहीं आना चाहिए। आप जो भी फॉलो करें, सुबह उठना है ठीक है, रात में देर तक सोना है वो भी ठीक है, जो भी आप फॉलो करते हैं उसमें, लेकिन आफ्टरनून में नींद नहीं आना चाहिए। ये ये मैं मानता हूँ। अगर आपका कोर्स खत्म हो गया है, अगर आपको लगे कि हाँ मेरा खत्म हो गया है, तो हर दिन एक एक मॉक टेस्ट दीजिए। मैं तो ऐसा करता था, एक दिन में 6 घंटे पूरा जेई एडवांस का टाइम में मॉक टेस्ट देता था। नेक्स्ट दिन उसी मॉक टेस्ट में क्या गलती हुआ उसको स्टडी करता था। उसके बाद वाले दिन फिर से मैं मॉक टेस्ट देता था। वैसे मैं साइकिल को रिपीट करता था। तो एक दिन आप टेस्ट दीजिए, नेक्स्ट दिन वो चेक कीजिए, नेक्स्ट दिन फिर से टेस्ट दीजिए। वैसे आपको पता चलेगा हाँ ये पार्ट्स में मेरा ज्यादा गलती हो रहा है, मतलब मेरा यहाँ पे कमी है। तो वो मैं करता था। अगर आपको मतलब सिलेबस आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप अपना नोट्स को रेफर कीजिए। अगर आप नोट्स अच्छे से नहीं बनाए तो ऑनलाइन देखिए, वीडियो देखिए, जो भी कीजिए, आप जल्दी से सिलेबस का देख लीजिए। उसके बाद आप भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट दोगे तो आपको उसी में पता चलेगा हाँ मैं टाइम में इतना कर सकता हूँ, तो इतना हो रहा है मेरा, तो देखता हूँ कि और कैसे इम्प्रूव करना है। आपको वैसे पता चलेगा। लास्ट के 30 डेज हो या लास्ट के 3 महीने हो, मैं तो बोलता हूँ मॉक टेस्ट ही दो उसमें ही, क्योंकि एक मॉक टेस्ट में ही आप पूरा कवर कर सकते हैं सिलेबस को। आप देख लीजिए मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चन कीजिए टाइम लिमिट के साथ। टाइम लिमिट के साथ आप कीजिए। अगर आपका हो गया कि हाँ
देखिए ये सब मेरा ठीक हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसको मैं इम्प्रूव करूंगा। जब अगर आपको मतलब डर लग रहा है कि अरे जेई में मैं कैसे करूंगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, छाती में धक धक हो रहा है, तो मैं इसलिए क्या किया था कि मैं अदर एग्जाम्स में भी दिया था, जैसे केवीपीआई हो गया, हमारा ओलंपियाड आते हैं, तो वो सब भी दिया था। उसमें होता क्या है कि आप एक जाके देते हैं गवर्नमेंट साइट में, तो आपको ये लग आता है कि हाँ मैं जाके दे रहा हूँ, अब तो ये तो हमारा रेगुलर बेसिस हो गया, अब फिर डरने का क्या है। तो अगर डर लग रहा है तो आप वैसा भी कर सकते हो कि आप अदर एग्जाम्स को भी कुछ देखिए, जाके दीजिए उसी साइट में, ऑन साइट में, तो आपको डर लगना कम हो जाएगा कि हाँ ऐसे तो मैं बहुत बार किया हूँ, इसमें डरने का क्या है। तो वो भी एक ओके। मेथड है। और अगर आप जैसे अभी 1 महीना है, तो आप अगर आपको अभी डिक्रीज करना है, तो अभी तो जाके अलग जगह, जैसे आपका कोई स्कूल में है उसमें मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट करने को बोलिए। वैसे आप घर में मत दीजिए, आप अपना जोन से बाहर जाइए और कहीं दे के आओ। उसमें पता चलेगा कि हाँ मुझे डर भी अब कम लगेगा, मैं जाके कुछ दूंगा तो भी मुझे डर नहीं लगेगा। देखो स्टडी के लिए सबके लिए इस पास एक ना एक स्मार्टफोन तो होना चाहिए, क्योंकि वो तो अब बेसिक जैसा हो गया है कि आपको स्मार्टफोन नहीं होगा तो आपका ऑनलाइन क्लास करना वो सब करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एक बार अगर एक भी स्मार्टफोन हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप उसमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देख सकते हो, एक वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वो बहुत सारे काम एक ही स्मार्टफोन से हो सकता है। तो अगर उस वो भी नहीं है तो वो अगर एनसीईआरटी है, तो अगर आप एनसीईआरटी से देखें तो आपके लिए बेसिक क्वेश्चंस तो हो जाएगा, पर उतना आपके लिए काफी नहीं होगा। तो आप पुराने बुक कहीं से खरीद दीजिए। आसपास में अगर कोई पुराना बुक मिलेगा जेई एडवांस का, तो कोई भी बुक ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बुक अच्छा है ये कम है, वैसा कुछ ज्यादा नहीं है। आप जिसको प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही लीजिए। हमारे पास 6-7 बुक थे जो हम कर ही नहीं पाए, इतना टाइम ही नहीं मिला प्रैक्टिस करने को। तो आप वैसा मत लीजिए कि हाँ ये खरीद लिया पर ये प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा मुझे। आप उतना ही देखिए जितना आपसे किया जा सकता है। देखिए हमारा फर्स्ट ईयर तो वैसे ऑनलाइन ही गया, तो हमें उसमें तो ज्यादा कुछ फील ही नहीं हुआ, क्योंकि 12th में हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे, अब थोड़ा कॉलेज का कोर्स ऑनलाइन पढ़ने लगे। तो हमारा दोस्त तो पहले ऑनलाइन ही बन गए थे, जब यहाँ आए तो हमें वैसे ही बहुत कुछ पता था, तो हमको इतना एक्साइटमेंट नहीं हुआ, इतना हमें ज्यादा फील नहीं हुआ जितना कि हमारे जैसे जूनियर्स को हम देखते, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। पर हमारे थोड़ा ग्रेजुअली चेंज आया तो हमको इतना एक्साइटमेंट नहीं हुआ। नहीं तो अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको भी लगेगा अच्छा इतना अच्छा कॉलेज हो गया, बहुत अच्छा, पूरा आपका हार्ट बीट स्टॉप नहीं होगा, आपको मतलब नींद नहीं आएगी 2-3 दिन कि अरे मेरा हो गया। सीनियर्स का एक ही चीज है कि वो हेल्प तभी करेंगे जब आप उनसे कुछ पूछें, नहीं तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि ये हो गया वो हो गया। तो आपको पूछना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तब सीनियर आपको सभी हेल्प दे देंगे जो आपको अवेलेबल। ओके। अगर आप वैसे गाली देना को रैगिंग करेंगे तो वो तो हर दिन होता ही रहता है। वो तो हम भी करते रहते हैं, वैसा कुछ नहीं है। हम तो मतलब वो तो अगर रैगिंग होगा तो आईआईटी से अच्छा प्लेस कुछ नहीं है। मतलब आईआईटी में बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होता। देखो जेई प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट हार्ड वर्क है। आपको कोई भी मतलब अमृत से जैसा पानी नहीं मिलेगा कि आप पी दो आपको सब हो जाएगा। आप हार्ड वर्क करोगे तो हो जाएगा जेई, वही एक पक्का मेथड है। और सब आपको सिर्फ हेल्प कर सकते हैं कि अच्छा ऐसे काम करो ऐसे काम करो, पर लास्ट में तो आपको ही करना पड़ेगा। आप अगर नहीं करोगे तो आपका नहीं होने वाला, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये
सिंपल है।